आदमी पूरी जिंदगी किस चीज के लिए दौड़ेगा, किस चीज के पीछे भागेगा, ये 12वें भाव का स्वामी बताता है। 12वें भाव में अगर चर राशि हो तो ऐसे जातक की चाल तेज होती है। 12वें भाव में अगर 2, 5, 8 और 11 नंबर की राशियां हो और शनि भी बैठ जाए तो बहुत धीमे चलने वाला होता है ऐसा जातक। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज ज्योतिष के क्रम में हम बात करेंगे 12वें भाव की। 12वां भाव अमूमन एक्सपेंस का हाउस माना जाता है, खर्च का भाव माना जाता है। इससे हम पैरों का भी अध्ययन करते हैं, यात्राओं को भी देखते हैं और इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इस व्यक्ति की, किसी जातक की, चूंकि यह अंतिम भाव है तो उसकी क्या अंतिम गति हो सकती है। ये लास्ट का सबसे अंत का भाव है। तो हम इसके आज उस पहलू की बात करेंगे जो कि एक अदृश्य भाव को प्रकट करता है। क्या है द्वादश भाव, क्या है द्वादशीस? क्या केवल हॉस्पिटलाइजेशन, क्या केवल एक्सपेंस तक सीमित है? ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्योतिष के मर्मज्ञ लोगों ने केवल सांसारिक और भौतिक संसार की उपलब्धि के लिए ज्योतिष की रचना नहीं की थी। उनका उद्देश्य इस सांसारिक जीवन से इतर काफी ऊंचा और बहुत महान उद्देश्य था। हम उस टॉपिक पे आज बात करेंगे। कुछ सामान्य चीजें समझते हैं 12वें भाव के बारे में। 12वें भाव में अगर चर राशि है, यानी कि 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और अगर 10 नंबर लिखा तो ये राशियां चर राशियां मानी गई हैं। तो अगर इन गिनतियों में से 12वें भाव में कोई एक गिनती लिखी है तो जान लीजिए कि आपके 12वें भाव में चर राशि विद्यमान है। अगर वहां पर चर राशि है तो ऐसा जो जातक होता है उसको घूमना टहलना अधिक पड़ता है। कारण कोई भी हो सकता है, इच्छा से या अनिच्छा से, क्योंकि यह ट्रेवलिंग का है, यह जाने का भाव है, तो ट्रेवल करना पड़ता है। ऐसा जातक जो है वो किसी न किसी कारण से चलता रहेगा। 12वें भाव का स्वामी ग्रह जो है वो जहां बैठेगा उसी प्रकार की यात्राएं होंगी, मतलब उसी प्रकार के कारण उसको जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड या 9th हाउस का लॉर्ड, यानी पंचम मेष जो है, जो पंचम भाव में जो राशि है या जो पंचम भाव है, और जो नवम भाव है, अगर 12वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति विद्या अध्ययन के लिए भी चलता फिरता रहेगा और धर्म कर्म के काम के लिए भी चलेगा। और यही स्थिति नवम में भी होती है। अगर नवम भाव में 12वें भाव का मालिक बैठ गया है तो ऐसे व्यक्ति की अधिकतर जो ट्रेवलिंग होगी वो किसी उच्च शिक्षा के लिए हो सकती है और साथ ही साथ धार्मिक काम के लिए भी हो सकती है। 12वें का मालिक जहां जाएगा वहां उस प्रकार के उद्देश्य को निर्मित करेगा जाने के लिए। तो मैक्सिमम कौन कहां जाएगा, किस प्रकार की यात्राएं होंगी, क्या उद्देश्य रहेगा, यह हम 12वें भाव से समझ सकते हैं। 12वें का मालिक अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो दूसरा भाव हमारा हमारी एक तरीके से धन का भाव माना गया है। आभूषण का भाव भी दूसरा भाव माना गया है, इसके साथ ही साथ कुटुंब का भी माना गया। तो जब 12वें का मालिक दूसरे भाव में बैठेगा तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग ज्यादातर आने और जाने का जो कारण निर्मित करेंगे उसके पीछे कोई धन की लालसा होगी। परिवार के साथ भी ऐसे लोग ट्रेवल करना पसंद करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। अगर 12वें का मालिक 10वें भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोग काम काज के सिलसिले में भी यात्राएं करना पसंद करते हैं, या इनकी जो जॉब होगी या इनका जो व्यवसाय होगा वो इस प्रकार का होगा कि इनको अक्सर कहीं बाहर आना जाना पड़े। 12वें से संबंध बनेगा। अगर 10म का स्वामी 12वें में बैठ जाएगा तो भी यह स्थिति निर्मित हो सकती है। अगर 12वें भाव का स्वामी अगर 11वें भाव में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति लाभ के लिए कहीं भी जाने को तैयार रहेगा। कहीं भी उसको अवसर, कोई मौका मिला तो वह निकल पड़ेगा। दूर दूर तक भी अगर जाना पड़े तो ऐसा व्यक्ति हिचकेगा नहीं।
तो 12वें भाव के स्वामी से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की यात्राएं पॉसिबल होंगी जीवन में। लेकिन यह जो यात्राएं हैं, इसका हिडन पहलू यह कहता है कि जीवन भी एक यात्रा है। तो 12वें भाव और 12वें का स्वामी यह भी बताता है कि हमारी जीवन रूपी यात्रा मुख्यतः कहां पे जाके ठिठकेगी, कहां पे जाके फोकस करेगी। एक तो हो गई ये फिजिकल ट्रेवलिंग की बात कि हम कहां जाएंगे, किस प्रकार का ग्रह, प्राकृतिक है तो प्राकृतिक स्थलों की सुंदरता हमको मोहित करेगी, हम भागेंगे, नदी पहाड़ झरने देखने के लिए यात्राएं करेंगे। धार्मिक ये सामान्य चीजें आपको सब जगह मिलेंगी। हम बात करेंगे उस फैक्टर की जो ऋषि मुनि मर्मज्ञ की जो समझाना चाहते थे। तो 12वें का स्वामी जहां बैठेगा वो स्थान भी डिसाइड करेगा कि जीवन में हम जो इच्छा पूर्ति लेकर आए हैं, जीवन रूपी जो हम यात्रा करेंगे, उस जीवन रूपी यात्रा में उस यात्रा का हमारा उद्देश्य क्या है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य ही तो तय करेगा। 12वां भाव अंतिम भाव है, यही तो मुक्ति और यही मोक्ष का भाव है, यही अलगाव का भाव है। तो अलगाव या मुक्ति का भाव से अर्थ क्या है? मुक्ति से अर्थ मृत्यु ही नहीं है। मुक्ति से अर्थ है कि डेस्टिनेशन को अचीव्ड कर लेना। मुक्ति तो तभी होगी जब हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं, हम कहीं भी ट्रेवल करने जा रहे हैं, हम कोई भी यात्रा करने जा रहे हैं, हमारी यात्रा का कोई एक उद्देश्य है। हम कहीं दर्शन करने जा रहे हैं और अगर हम वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिस अनुरूप हम चाहते थे दर्शन करना, उस अनुरूप हम दर्शन नहीं कर पाते, तो हमारे मन में निश्चित लालसा रहेगी कि हमको दोबारा फिर दर्शन अपनी इच्छा के अनुरूप करना है। तो 12वां भाव भी ऐसा ही है। 12th हाउस उसका लॉर्ड ये बताता है कि जीवन रूपी यात्रा में हम फोकस कहां करेंगे। कौन सी वो इच्छा थी जो हमारे मन में अटकी थी कि हमको अगली जीवन की जो यात्रा है वो करनी पड़ी और हम उस प्रकार की यात्रा करेंगे। 12वें का मालिक अगर पंचम में आ जाए, पंचम भाव हमारी विद्या का है, ज्ञान का है, बुद्धि का है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के पथ पर बढ़ते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेगा। वो चाहेगा कि हम ज्ञान के माध्यम से एक बिंदु तक पहुंचकर किसी विशेष स्थिति को उपलब्ध हो जाए। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के समर्पण भाव को ज्ञान, बुद्धि और विद्या की दृष्टि से देखेगा। संतान से भी ऐसे व्यक्ति का मोह अधिक होगा। बच्चे ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद होंगे। प्रत्येक भाव की एक अलग व्याख्या है। यदि एक अलग व्याख्या प्रत्येक भाव की जाएगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं एक केवल आइडियोलॉजी, एक थॉट देना चाहता हूं कि 12वें भाव से हम ये जीवन रूपी यात्रा को भी देखें। ये हमें यह बताता है कि किस कारण हमने जन्म लिया था और उस जन्म के उस कारण तक पहुंचने के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम किस प्रकार पूरा करेंगे। डिस्टेंस को पूरा करना ही तो यात्रा है। हम एक बिंदु पर हैं और हमें दूसरे बिंदु तक पहुंचकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। तो हम जब उस बिंदु तक पहुंचेंगे तो उस बिंदु तक पहुंचना ही तो हमारी ट्रेवलिंग है, यही तो हमारी यात्रा है। तो जीवन रूपी यात्रा के उस उद्देश्य को समझने के लिए हम 12वें भाव को देखते हैं। 12वें भाव में किस प्रकार की राशि है, 12वें भाव में किस प्रकार का ग्रह बैठा है और 12वें भाव का जो स्वामी है वो कहां बैठा है। कुछ एक मामलों में हम शुक्र को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर जैसे अभी बताया गया कि 12वें का स्वामी अगर 11वें में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति लाभ के लिए ट्रेवल करेगा। ये फिजिकल फॉर्म है, लेकिन इसका अदृश्य रूप क्या कहेगा? अदृश्य रूप ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कोई एक विशेष इच्छा लेकर आया है, किसी एक विशेष उद्देश्य या टारगेट को वो अचीव करने के लिए आया है। तो जिसका भी 12वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठेगा। तो मैं भी अच्छा बुरा
पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य बात बता रहा हूं। तो 12वें का स्वामी अगर 11वें में बैठता है तो निश्चित तौर पर उस जातक के मन में कुछ विशेष प्रकार के टारगेट्स होंगे। वो सोचेगा कि इस चीज की इच्छा पूर्ति मुझे करनी ही करनी, और वो अपने जीवन के पथ पर चलते हुए जीवन का उसका जो उद्देश्य होगा वो उस टारगेट को अचीव करना होगा। वो अचीव होगा या नहीं होगा, यह 11वें भाव उसकी स्थिति और 12वें भाव और 12वें भाव के स्वामी की स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन ये थॉट जरूर क्रिएट रहेगी कि वो एक खास चीज, ऐसे तो दिमाग में सबके कुछ ना कुछ टारगेट रहता है, कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट रहता, मकान लेना, वो करना, नहीं, उस व्यक्ति के जीवन का एक विशेष उद्देश्य होगा। क्यों? क्योंकि 11वां भाव जो है वो हमारी प्राप्ति का भाव, हमारी सिद्धि का भाव, हमारी विश का भाव है। तो 12वें का मालिक यानी कि ट्रेवलिंग का मालिक वो जब 11वें में आएगा तो निश्चित तौर पर ऐसा जातक कुछ विशेष करने की इच्छा उसके मन में बनी रहेगी, बनती रहेगी। वो बार बार कोशिश करेगा। हो सकता है कि उस इच्छा के पीछे कोई विशेष कारण ना दिखे। जैसे किसी व्यक्ति के मन में इच्छाएं ऐसी भी आ सकती हैं, मान लीजिए कि 12वें भाव का जो स्वामी है वो अगर मंगल है, मान लीजिए कि 1 नंबर की राशि हो 12वें भाव में या 8 नंबर की राशि हो तो उसका स्वामी मंगल है। तो अगर 8 नंबर की राशि होगी तो निश्चित तौर पर 11वें भाव में 7 नंबर की राशि होगी। तो अगर मंगल 12वें भाव में, वृश्चिक का अगर मंगल 7 नंबर 11वें भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का एक उद्देश्य होगा। क्यों? क्योंकि 11th हाउस में गया, वो प्राप्ति के भाव में गया। तो क्या प्राप्त करने के उद्देश्य से गया है? निश्चित तौर पर वो जो है शुक्र की राशि में गया है। तो शुक्रीय तत्व को प्राप्त करने के लिए उसके मन में हमेशा एक ललक बनी रहेगी, वो भोग से संबंधित कोई भी बात। अब शुक्र भी डिपेंड करता कहां बैठा है, सामान्य फलादेश। ऐसे व्यक्ति के मन में भोग से संबंधित कोई एक विशेष टारगेट या अचीवमेंट पाने के लिए बार बार उसका मन उसको प्रेरित करेगा। और वो जो ट्रेवलिंग की जो जर्नी होगी, तो क्योंकि 8 नंबर का अर्थ जल तत्व की राशि, फ्लेक्सिबल राशि हो गई, उसमें उसका लॉर्डशिप मंगल लेकर आया कहां पर है? आया है तुला राशि में। तो तुला राशि का मतलब कि यह एक वायु तत्वीय राशि है। तो वायु तत्वीय राशि हल्की है, यानी कि मंगल जब एकादश भाव में तुला राशि में बैठेंगे तो ऐसे जातक, मंगल यानी साहस और तुला यानी कि वायु तत्व की राशि, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, उस भोग और विलास के संसाधन को पाने के लिए जो उसके मन में वो इच्छा बहुत बलवती है, उसको पूरा करने के लिए ऐसा जातक वायु यानी हवा के समान प्रयास करेगा, बहुत स्पीड में उसको पाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मंगल भी एक जल्दबाज ग्रह है। तो ऐसा जातक चाहेगा कि मेरे मन में वो जो इच्छा बार बार आ रही है उसको मैं तुरंत पूरा कर लूं। मंगल होगा द्वादशेश, तो ये जल्दबाज है। तो ये इनकी जो यात्रा होगी, जीवन रूपी यात्रा, उस यात्रा में ये हर चीज को बहुत स्पीड में करना चाहेंगे। कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। चर राशि में, अगर चर राशि होगी द्वादश भाव में तो ऐसा जातक तेज चलने वाला होगा, उसकी चाल तेज होगी। अगर स्थिर राशि है, 12वें भाव में अगर स्थिर राशि है तो स्थिर राशि के होने पर चाल धीमी होगी, ऐसा व्यक्ति धीमे संभल कर चलने वाला होगा। द्विस्वभाव अगर राशियां होंगी, द्विस्वभाव की कोई भी राशि अगर 12वें भाव में है तो ऐसा जातक परिस्थिति के अनुरूप कभी तेज और कभी धीमे चलने वाला होगा। उसकी कोई निश्चित चाल का क्रम नहीं होगा। स्थिर राशि में 12वें भाव में अगर स्थिर राशि यानी 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर, अगर ये राशियां हों और शनि जैसा धीमा ग्रह बैठ जाए 12वें भाव में, तो ऐसा व्यक्ति सामान्य से भी बहुत अधिक धीमे चलने वाला होगा, बहुत स्लो चलेगा। तो 12वें भाव भी अपने आप में बाकी भावों की तरह एक बहुत बड़ा रहस्य समेटे है। 12वां भाव ये बताता है कि भटकाव क्या है? घूमना। तो जीवन में भटकाव की स्थिति का क्या स्तर रहेगा? किसी लक्ष्य को पाने
कि यात्रा का प्रकार क्या होगा, कष्ट उसमें यात्राओं में क्या रहेंगे, लाभ, उद्देश्य की पूर्ति का होना या ना होना भी बताता है। अगर 12वें भाव का मालिक पीड़ित या बाधक होकर किसी भाव को पीड़ित कर रहा है तो निश्चित उस जातक के जीवन में उस भाव से संबंधित समस्याएं इस प्रकार की आएंगी। क्योंकि यात्रा का अर्थ क्या समझने की कोशिश करिए, यानी बढ़ते जाना। तो ऐसा जातक जिसका 12वें भाव का स्वामी किसी एक भाव में जाकर उस भाव को पीड़ित कर रहा हो, खराब कर रहा हो, तो जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ेगी, यानी वो जैसे जैसे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेगा, वो भाव और अधिक एक्टिवेट होता जाएगा और वो और अधिक बाधाएं उस भाव से संबंधित मिलने लगेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि हम यात्रा की बात कर रहे हैं, जीवन रूपी यात्रा। तो जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य की ओर, अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे वो भाव और एक्टिवेटेड होता जाएगा। नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी बढ़ाता जाएगा। 12वें का स्वामी अगर किसी भाव में बड़ा शुभ फलदायी होकर बैठता है तो जातक की जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो तरक्की करता रहेगा। उस भाव से संबंधित उम्र बढ़ने से उसके विशेष फल का लाभ मिलेगा। यही तो है यात्राओं का एनालिसिस। किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव के उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में सरलता या बाधा होगी या नहीं होगी या कैसे होगी इत्यादि बताता है। किसी भी भाव से जो 12वां भाव है वो उसका व्यय भाव माना गया है, तो निश्चित वो उसका ट्रेवलिंग भाव है। व्यय का मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, समाप्त, खत्म हो जाना। तो 12 भाव है कुंडली में, तो किसी भी भाव से हम अगर प्रारंभ करेंगे तो ठीक उसके पीछे वाला भाव उस भाव का 12वां भाव यानी अंतिम भाव होगा। तो अंतिम का अर्थ क्या है? खर्च हो जाना, एक्सपेंस हो जाना, व्यय हो जाना। अगर पंचम का उदाहरण, अगर पंचम भाव को हम पहला भाव माने तो चौथा भाव पंचम भाव का 12वां भाव है। तो अगर चतुर्थ भाव या चतुर्थेश पीड़ित होगा, परेशान करने वाला होगा, तो निश्चित तौर पर वो पंचम को प्रभावित करेगा। तो ज्ञान, विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब चीजों को चतुर्थ का स्वामी निश्चित प्रभावित करेगा। ये कोरिलेशन है। कुंडली ज्योतिष में बहुत गहराई है। कुंडली कोरिलेशन, कोरिलेट करके समझने की चीज है। जिस तरह से मेडिकल में होता है कि एक सिम्टम हजारों बीमारियों में देखने को मिलता है, तो जब हम कोरिलेट करते हैं लक्षण को तो हम उस तह तक पहुंच जाते हैं कि यह स्पेसिफिक ये बीमारी परेशान कर रही है। कोई भी भाव हो, अगर सप्तम की बात करते हैं तो सप्तम भाव के लिए जो षष्ठ भाव, छठवां भाव है, वो उसका 12वां भाव है। तो अगर छठा भाव कुछ प्रॉब्लमेटिक करेगा तो निश्चित तौर पर 7वां भाव छठे से अलग नहीं हो सकता, वो उसको प्रभावित करेगा। और 6वें और 7वें भाव में अगर कोई कोरिलेशन बन रहा है तो स्पाउस, जीवन साथी, वैवाहिक जीवन में समस्याएं देने वाला होगा। सामान्यतया हम अगर देखेंगे तो 6वां भाव जो है वो हमारे रोग, ऋण, शत्रु, हमारी कंपटीशंस का है, हमारी सर्विस, हमारी जॉब, हमारी नौकरी का है। लेकिन हम जब इस एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो आप समझ कर देखिए कि 7th हाउस से 12वां भाव 6th हाउस होता है। तो अगर 7वें और 6ठे भाव का कोई भी कोरिलेट हो रहा, अगर आपस में कोई भी सह संबंध बन रहा, तो निश्चित तौर पर अगर हम 6ठे भाव का उपाय कराएंगे तो वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही होगी तो निश्चित उसमें लाभ मिलेगा। सप्तम, सप्तमेश भाव, भावेश, कारक, वो हम सब देखेंगे 7th हाउस के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए। लेकिन इस एंगल को भी हम नहीं भूलेंगे, ये बहुत मेजर इफेक्ट है। 6ठे और 7वें भाव के स्वामियों का आपस में क्या संबंध है, किस प्रकार क्या आपस में वो संबंध बना रहे हैं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है 7th हाउस के लिए, 6th हाउस को समझना। यही कारण है कि लग्न, लग्न कौन? मैं स्वयं, लग्न यानी जातक स्वयं, सब कुछ लग्न वह स्वयं। तो इसी कारण 12वें को समझना जरूरी है। 12वें का अगर लग्न से कोई नेगेटिव संबंध बनना तो निश्चित तौर पर जीवन रूपी यात्रा में उसको समस्या आएगी ही आएगी। किस प्रकार की समस्या आएगी, यह इसलिए
कि ग्रह की यानी 12वें भाव के स्वामी की जो प्रकृति होगी, जो स्वभाव होगा, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व, किस प्रकार के तत्व की राशि है, ग्रह किस प्रकार का बैठा है, क्रूर है, पापक है, सौम्य है, मृदुल, उसकी अवस्था क्या है, बाल अवस्था है, मृत अवस्था है, युवा अवस्था है, किशोर है, क्या अवस्था है, क्या डिग्री, बहुत कुछ विश्लेषण करके हम लोग समझते हैं। आज एक मोटी मोटी एक आइडियोलॉजी, एक थॉट देखने की कोशिश में है हम लोग कि 12वां भाव, लग्न से 12वां भाव, तो उसको आपने समझा कि वो जीवन रूपी यात्रा का अंतिम भाव है, तो निश्चित तौर पर अंतिम के बाद कुछ नहीं, तो इसलिए वह मुक्ति का भाव माना जा सकता है। लेकिन अगर वह मुक्ति का भाव है तो वही बाधक भी तो भाव है। जो भाव मुक्त कर सकता है वह भाव फंसा भी तो सकता है। जो भाव आयु का होगा वही भाव तो मृत्यु का होगा। तो जो भाव मुक्ति का भाव होगा, जो भाव मोक्ष का भाव होगा, वही भाव फिर से संसार में वापस आने का भी भाव होगा। तो 12वां भाव ये भी बताता है। ये खर्च का भाव है, एक्सपेंस का हाउस से भी बात हुई। जब कमाया ही नहीं तो खर्च कैसा, या फिर ऋण ले। समझने की कोशिश करिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। यही ऋण ही चुकाना पड़ता है। इसी कारण यह मोक्ष या मुक्ति का भाव है। मान लीजिए कि ये मुक्ति का भाव है, लेकिन जब हमने कुछ अर्न ही नहीं किया, ये एक्सपेंस का भाव है। हम खर्च कब करेंगे? दो तरीके से। पहला तरीका यह है कि हम बहुत कुछ अर्न करें और जरूरत के अकॉर्डिंग खर्च कर लें। दूसरा यह हम किसी से ले लें और उसको खर्च करें। जब हम किसी से लेंगे और खर्च करेंगे तो हम इधर तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन उधर हमारे ऊपर ऋण फिर बन रहा है। तो अगर हमने पूर्व के जन्मों में संचित अर्न नहीं किया, वो कार्मिक डेटा हमने, वो कार्मिक बैंक वाला वो जो कोष था वो हम नहीं निर्मित करके आए हैं, तो निश्चित तौर पर या तो हम अर्न करें, एक्सपेंस करें, तो या हम फिर किसी से लेंगे। तो यह कोरिलेशन भी 12वां भाव बताता है। 12वां भाव ये बताता है कि वो कहां से एक्सपेंस कराएगा। मान लीजिए अगर 12वें का कोई संबंध पंचम भाव से बन रहा है, तो निश्चित तौर पर एक्सपेंस की जो कंडीशनल बात वो कह रहा है, वो कह रहा है वो 5th हाउस से कोरिलेशन बना रहा है कि वो एक्सपेंस कहां कराएगा। अब ऐसा व्यक्ति अगर ज्ञान के मामले में प्रयास करे, तो ज्ञान के मामले में प्रयास करे, लेकिन अगर वो संचित करने की कोशिश करेगा तो वह सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12वां खर्च का स्वामी 5th में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना? ऐसा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करे, ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। बस बन गया 5th हाउस और 12th हाउस का कोरिलेशन, सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंस का भाव, हमें खर्च कर देना है। 5वां भाव क्या है? बुद्धि का, ज्ञान का। तो बुद्धि और ज्ञान आप अर्जित करिए और अर्जित करने के बाद उसको एक्सपेंस कर दीजिए, खर्च कर दीजिए। कलेक्ट मत करिए और कोशिश करिए कि सरल और सामान्य तरीके से खर्च करें, लोगों के काम आए आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक। जितना आप इस भाव के साथ इसको प्रयास करेंगे, रेमेडी, ये ट्रीटमेंट है। जितना ज्ञान के साथ आप प्रयास करके खर्च करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको ज्ञान और मिलेगा। और जब आपके अंदर ये भाव निर्मित हो जाएगा किसी के प्रति सहयोग का, ज्ञान के माध्यम से किसी की मदद करने का, तब आपको लाभ भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 11वां यानी आपकी प्राप्ति के भाव से 12वां भाव दूसरा भाव, दूसरा भाव धन का भाव। लेकिन हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा 12वें भाव और उस भाव जिससे वो कोरिलेट कर रहा उसको। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। फिर भी अगर कोई बात आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो 12वां जहां भी, 12वें का स्वामी जहां भी इंपैक्ट करेगा, जिस भाव के साथ तारतम्य बिठाएगा, वहां से वह व्यय कराएगा। और उस व्यय को आप रोकने की कोशिश मत करिए। रोकेंगे तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। वो एक फ्लो है, वो एक एनर्जी, उस एनर्जी को, वो एनर्जी जो चाह रही है, वो एनर्जी क्यों ये चाह रही? आप पूर्व के जन्म में ऐसा सिस्टम बना कर आए हैं, तो वो एनर्जी भी यही चाह रही, जो आप बना के आए उसी को वो कंटिन्यू करना चाह रही। यानी हो सकता है कि पूर्व के जन्म में आपकी ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति के साथ ही साथ आप चाहते हो कि लोगों का भला हो, लेकिन इसके साथ आपने और भी बहुत से ऐसे कर्म किए हो जो बाधक बन रहे हो। आपकी इच्छा इस जन्म में इस प्रकार की ना हो, लेकिन प्राइमरी थॉट आपकी ऐसी ही होगी। आप ज्ञान प्राप्त करने की बिल्कुल उत्सुक होंगे, क्योंकि 12वां वहां बैठ गया है।
तो वो खर्च कराएगा। अब आप क्या करेंगे, अगर आप किसी दूसरे से कोई डेटा लेते हैं, आप किसी दूसरे के ज्ञान को कलेक्ट करते हैं, चोरी से किसी ज्ञान को आप ले लेते हैं और उसके बाद आप अपने तरीके से एक्सपेंस करते हैं, तो ये दोष बनेगा और फिर आपको निश्चित 12वें के नेगेटिव इंपैक्ट दिखेंगे। यूट्यूब चैनल की बात करते हैं, बहुत से लोग होते हैं डेटा उठाते हैं, वो करते हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक वगैरह ये सारी चीजें आती हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। क्यों आते हैं? इसी कारण आते हैं। 12वें का स्वामी अगर 5th से कोई कोरिलेट बना रहा है तो आपको अपनी ओन क्रिएटिविटी देनी चाहिए, क्योंकि 12वां भाव जो है ना वो दंड का भी, वो राजदंड का भाव, वो जेल कारागार ये सब चीजें रिप्रेजेंट भी करता है। अगर वो एक्टिवेट होगा तो थोड़ा बहुत वो सारी चीजें एक्टिवेट होंगी जिन जिन चीजों को 12वां भाव एक्टिवेट करता है। तो कुछ भी ऐसा ना करें कि कोई कर्ज कोई आपका बाकी हो जो आप एक्सपेंस करने की जगह उसको संचित कर रहे हैं। संचित करेंगे तो वो एक्सपेंस है, वो निकलेगा जरूर। 12वां भाव तो व्यय का भाव है, तो उसको तो हमें खर्च करना है। 12वें का मालिक अगर द्वितीय भाव से कोई कोरिलेशन बनाए तो द्वितीय नहीं हमारा धन भाव, तो धन निश्चित तौर पर वो चाहेगा कि मैं यहां आया हूं, 12वें का स्वामी जब मैं यहां आया हूं मैं खर्च कराऊंगा, तो क्या वो स्पेशली टारगेटेड करेगा धन को और वाणी को। तो बोलकर लोगों की सहायता जो व्यक्ति करेगा उसको 12वें भाव का दुष्परिणाम नहीं मिलेगा। अगर नेगेटिव होगा तब भी उतना नेगेटिव नहीं देगा। आपके पास जो भी पैसा आए उस पैसे में से कुछ हिस्सा ग्रह की प्रकृति के और स्वभाव के अनुरूप, 12वां और द्वितीय भाव इन दोनों में जो राशियां हैं उन ग्रहों के स्वभाव के अनुरूप अगर आप अपने धन को व्यय करते हैं तो निश्चित वो समस्याएं नहीं आएंगे। अन्यथा सेकंड हाउस हमारे मुख का भाव है, जीभ से संबंधित, मुंह से संबंधित प्रॉब्लम दे देगा, फिजिकल रोग दे देगा। एक्सपेंस चाह रहा है, एक्सपेंस नहीं अगर आप करेंगे तो क्या करेगा, वो एक्सपेंस तो करा ही लेगा ना। आपके धन भाव को वो पीड़ित कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आया है एक्सपेंस कराने। आप अपनी इच्छा से एक्सपेंस कर दें, वरना वो मुंह के भयानक कठोर रोग देगा। फिर वही धन एक्सपेंस होगा। कौन एक्सपेंस करा रहा होगा? द्वादशेश। कोई माने या ना माने, लेकिन इस लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। 12वां का स्वामी आया है तो खर्च कराएगा, ये तय जानिए। पूर्व के जन्म के अकॉर्डिंग आप अपनी कुंडली की व्यवस्था को समझिए और उसके बाद एक्सपेंस को मत रोकिए। एक्सपेंस एक एनर्जी है, जो कर्म आप संचित कर कर आए उस कर्म का भोग करना चाहते हैं तो भी एक्सपेंस करना पड़ेगा। हम बाजार से केला खरीद कर लाए और उस केले को हमने खा लिया, केले का हमने उपभोग कर लिया, तो यह कंज्यूमशन जो है या जो उपभोग है यह भी एक्सपेंस ही है। एक्सपेंस का अर्थ कि जो था वो अब नहीं है, वो हमने आगे बढ़ा दिया, उस प्रक्रिया में आगे बढ़ा दिया, यही एक्सपेंस है, यही व्यय है। लग्न का द्वादश लग्न का व्यय है। लग्न कौन? आप। और वो कौन? 12वां यानी अंतिम भाव। तो लग्न का व्यय यानी आप जो आए थे आपका कंज्यूमशन हो गया, आप व्यय हो गए। लेकिन किस प्रकार? प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम भाव से अपनी यात्रा करते हुए आप 12वें तक पहुंचेंगे। किस रूप में पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, 12वां स्वामी किस भाव के साथ क्या इंटरेक्शंस कर रहा है, ये समझना मिस्ट्री है। बहुत बड़े बड़े रहस्य सुलझाए जा सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं इस 12वें भाव वाले लॉजिक के साथ। कोई भी भाव पीड़ित है या पीड़ा दे रहा है, किसी भी भाव के कारकत्व से संबंधित फल अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो निश्चित उस भाव से द्वादश भाव और उस भाव के द्वादशेश की आपस में उस कम्युनिकेशन को समझिए, वो क्या आपस में संवाद कर रहे हैं। बड़े बड़े परेशानियां प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी। और उसके बाद फिर इस एंगल से भी देखने के बाद जब आप ट्रीटमेंट करेंगे ना तो निश्चित जानिए कि 45 दिन के आसपास से निश्चित प्रभाव दिखने लगेगा। जो लोग जानकार हैं वो इस तरीके की रेमेडी, इस तरीके का ट्रीटमेंट किसी की कुंडली में इंप्लीमेंट करके देखें। किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपनी कुंडली में भी इस तरीके के प्रयोग करके देख सकता है। जेम स्टोन का प्रयोग मत करिएगा, यंत्र भी प्रयोग मत करिएगा। मंत्र शक्ति के माध्यम से आप लोग किसी ग्रह को मनाने की कोशिश करें।
निश्चित रिजल्ट आएगा, तय है रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा समझने और एनालिसिस की बात होती है। हालांकि बहुत कुछ अभी नहीं बोल पाया हूं इस द्वादशीस के बारे में, और समय भी अधिक हो गया तो मैं आप लोगों का और समय नहीं लूंगा। यदि आप लोग कहेंगे तो इस चर्चा को मैं बाद में फिर आगे जरूर करूंगा। तो एक निवेदन आपसे और है कि अगर हमारे चैनल के वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमारे इस कार्य में हमारा सहयोग करें, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के लिए ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म से संबंधित बातें आपकी सोच के अनुरूप हम बनाने में सफल हैं, कोई कमी आपको दिखती है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, ताकि हम अपने वीडियोज में उस प्रकार का सुधार जरूर कर सकें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।